नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ प्रश्नों को क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आई हूँ। बगैर समय गंवाए हुए परमपिता परमेश्वर माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपने आज के इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। और आप जब भी पढ़ाई करें, माँ सरस्वती को जरूर प्रणाम करें, सुबह शाम जरूर प्रणाम करें। और मैं तो रोज ही प्रतिदिन माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। वीडियो में जो पहला प्रश्न है वो क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित है और ये कि अधात्विक खनिज तंतु है। अधात्विक खनिज तंतु है, कौन सा है? सोना, चांदी, रबर या एस्बेस्टस? अधात्विक जो नॉन मेटालिक है, सोना, चांदी, रबर, एस्बेस्टस, नॉन मेटालिक। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ही आपको मैं कंफ्यूजिंग डाल रही हूं। अधात्विक कौन सा होगा? सोना, चांदी, रबर, एस्बेस्टस। अगर एस्बेस्टस को हटा के यहां पर स्टील कर देते हैं तो भी बताओ कि कौन सा होगा? अधात्विक, नॉन मेटालिक। क्वेश्चन छोड़ देती हूँ आपके ऊपर, जवाब देना ढूंढ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के किस भाग से उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त होता है? भेड़ के शरीर के किस पार्ट से बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, सेकंड क्वेश्चन फिर छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं चलो आंसर बता देती हूँ। एक ही दो क्वेश्चन आप ढूंढ के आंसर बताओगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। बोलो, भेड़ के किस भाग से उत्तम किस्म का ऊन की प्राप्ति होती है? फर्स्ट है कंधा और पेट वाला भाग, दूसरा है पीठ का भाग, तीसरा है सिर वाला भाग, चौथा है टांग वाला भाग। करेक्ट आंसर क्या है? आपको पता होगा, भेड़ के कंधा वाला पार्ट और जो दोनों बगलों का जो पार्ट होता है पेट की तरफ जो आता है, वहाँ से बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। पहले भी बताए थे जब हम ऊन पढ़ा रहे थे तो कि जंतु मतलब जानवर है उसके शरीर के पार्ट के ऊपर उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है। सिर का है चाहे टांग का बाल है, वहाँ से निम्न क्वालिटी का मतलब उत्तम क्वालिटी का ऊन वहाँ की प्राप्ति नहीं होती है। मेनली जो कंधा है ना, वहाँ से बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है और दोनों बगलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किन रेशों में कम से कम 85% तक एक्रिलोनाइट्रिल यूनिट होता है? किन रेशों में कम से कम 85% तक 85% तक एक्रिलोनाइट्रिल यूनिट होता है? इस तरह क्वेश्चन होता है, आप घबरा जाते हो और 85% तक पूछ लिया। परसेंट यहाँ पर क्या है, परसेंटेज पूछ करके मैंने आपको कंफ्यूज करवाया है। एक्रिलोनाइट्रिल यूनिट तो आपको मालूम है, अब परसेंटेज हो गया 85%। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बता रही हूँ, नायलॉन, दूसरा रेयन, तीसरा एक्रिलिक और चौथा मॉड एक्रिलिक। करेक्ट आंसर इसमें होगा एक्रिलिक। एक्रिलोनिट्रिल से याद रखना, एक्रिलिक, इसीलिए इसका नाम एक्रिलिक पड़ा है। एक्रिलोनिट्रिल यूनिट इसमें उपस्थित होता है 85% तक। अब क्वेश्चन नंबर है चौथा, निम्न में से किस रेशा में दीर्घ श्रृंखलाबद्ध संश्लेषित पॉलीअमाइड होता है? पॉलीअमाइड। निम्नांकित में से, प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से किन रेशा में दीर्घ मतलब खूब सारा लॉन्ग चेन, दीर्घ मतलब लंबा, श्रृंखलाबद्ध मतलब चेन के रूप में, तो निम्नांकित में से किस रेशा में दीर्घ श्रृंखलाबद्ध संश्लेषित पॉलीअमाइड होता है?
पॉलीएमाइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आपके पास नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और चौथा है हेम्प। इसमें चौथा तो बेकार ही है, हेम्प है, उसमें तो कोई यूनिट है नहीं। करेक्ट आंसर इसमें है नायलॉन। करेक्ट आंसर इज नायलॉन। ठीक है, पॉलीएमाइड का बना होता है नायलॉन पर, मैंने विस्तार से बताया था। अमीन होता है उसमें NH2 ग्रुप। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को, पिछली वीडियो को देखना जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा है, निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85% तक एस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85% तक एस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? बोलो। निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85% तक एस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? ऑप्शन है आपके पास रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है एक्रिलिक। तो आपको नायलॉन के बारे में बता ही दिया, उसमें पॉलीएमाइड होता है। एक्रिलिक में बता ही दिया था, एक्रिलोनिट्रिल होता है। अब बचा रेयॉन और पॉलिस्टर। तो रेयॉन तो आपको पता है, कागज़ की लुगदी, बैम्बू, उन सबको केमिकल में डाल करके फिर तैयार करते हैं, तो उसमें तो होगा ही नहीं। अब क्या बचा? पॉलिस्टर। करेक्ट आंसर क्या है आपका? पॉलिस्टर। कैसे याद रखोगे? एस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होता है। पॉलिस्टर, पॉलीस्टर है ना, पॉली मीन्स मेनी ईस्टर, तो ईस्टर पहला है, पहला वर्ड आपका ईस्टर है, एस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखोगे, क्या करेक्ट आंसर होगा? पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है OA, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अपेंडेक्स होता है, अपेंडेक्स नाम आपने सुना ना, स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्या है? प्राणी तंतु है, वनस्पति तंतु है, मानव निर्मित तंतु है या धात्विक तंतु है? स्पेंडेक्स है मानव निर्मित तंतु। करेक्ट आंसर इसका क्या है? मानव निर्मित तंतु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो, ये बहुत लोग पूछते हैं ना कि वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वस्त्रों की रानी कहते हैं रेशम, रेशम को, क्योंकि इसमें अलौकिक सुंदरता रहता है, अद्भुत चमक होता है, छूने में चिकना और कोमल होता है, पहनने में बहुत ही आरामदायक होता है, सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। तो सिल्क की बनारसी साड़ी आप तो जानते ही होंगे, सिल्क का लहंगा, सिल्क का सूट, अलग उसका आकर्षण ही है। वस्त्रों की रानी कहते हैं हम रेशम को। और वस्त्रों का राजा एक लोकोक्ति है। अब कई बच्चों ने पूछा था, मैडम वस्त्रों का राजा किसको कहते हैं? वस्त्रों का राजा कपास को कहते हैं। ये मैंने कहीं एक बुक्स में पढ़ा है, तभी मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताती। तो ये वस्त्रों का राजा कहते हैं कपास को। सार्वभौमिक इसको रेशा कहते हैं। इसका उपयोग किचन से लेकर के खेल के मैदान तक और सोने के बिस्तर से लेकर के वायुयान तक कपास का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों को एक लोकोक्ति है, वस्त्रों का राजा है। तो चलो, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ नेक्स्ट। सार्वभौमिक तंतु, जब प्रश्न आएगा एग्जामिनेशन में कि सार्वभौमिक तंतु किसको कहते हैं, तो आप बताओगे सार्वभौमिक तंतु हमारा क्या है? कपास। वस्त्रों की रानी कौन है? रेशम। अगर प्रश्न ये आए आर्टिफिशियल रेशम किसको कहते हैं, तो ये है रेयॉन। जादुई रेशा किसको कहते हैं?
तो ये है नायलॉन। 3-4 चीज़ों को रट लो। जादुई रेशा नायलॉन क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि जब ये रेशा बना था तो इसमें अद्भुत गुण समाहित हो गया था। इसकी चमक, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं, कहीं सफ़र कर सकते हो नायलॉन के वस्त्र पहन करके, टूटेगा मुड़ेगा नहीं, धुलाई करना बहुत आसान, दाग धब्बे नहीं लगना। तो कई सारी क्वालिटीज़ नायलॉन के रेशे में उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण नायलॉन को जादुई रेशा की संज्ञा दिया गया। और रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहा गया, इसलिए कहा गया कि इसकी जो चमक था, इसमें जो कोमलता थी, इसकी जो सूक्ष्मता थी, इसमें जो बारीकी था, इसकी जो अलौकिक सौंदर्य था, वो काफ़ी कुछ रेशम से मिलता जुलता था। इसलिए इसको कृत्रिम रेशम की संज्ञा दी गई। जो बच्चे नहीं जानते हैं आज के डेट में, और जब बाजार में जाते हैं सिल्क की साड़ी दिखा दो तो उनको वो आर्टिफिशियल सिल्क दिखाते हैं। आर्टिफिशियल, जैसे एक डायमंड होता है, नाम सुना है ना, हीरा, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल डायमंड। तो डायमंड तो महंगा होता है, आर्टिफिशियल डायमंड सस्ता होता है। तो जो समझदार लोग होते हैं, जिनको नॉलेज है, वो तो आर्टिफिशियल सिल्क और सिल्क में डिफरेंस कर लेंगे। जिनको नहीं समझ है वो ठगे जाते हैं और पूरे पैसे दे करके आ जाते हैं। तो चलो, आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको दिए हैं, कैसे भी याद करोगे। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने के लिए। ओके, बाय बाय।